हाय एवरीवन, आप सबको शांति निकेतन ऑनलाइन स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार और विशाल मैदान के बारे में बताऊंगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो आपके कोई वीडियो डालूंगा तो लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहले पहुँच पाएगी। और क्लास जाने से पहले आप लोग के बीच कुछ मोटिवेट लाइन शेयर करना चाह रहे हैं। मोटिवेट लाइन में आज के मोटिवेट लाइन में यह बताने जा रहा है कि यह मत सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, यह मत सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। सो गाइज, और एक और मोटिवेट लाइन कुछ कहना चाह रहा है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजरा बहुत ही खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। आइए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नाम से ही प्रायद्वीप यानी कि ऐसा क्षेत्र, प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के तीनों ओर जल हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा है, आप लोग को नक्शा हम दिखाते हैं, रुक जाइए। भारत का जैसे ये नक्शा है ना जी, देखिए दिखा रहे हैं लाइव। जैसे ये भारत है ना जी, भारत है, देखिए भारत है। ये भारत के जो नीला जैसे दिखाई देते हैं, नीला की तरह का जो पानी है, ये भारत के तीनों जो क्षेत्र है उसे हम तीनों जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जैसे तीनों ओर जल से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इससे नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए नक्शा भारत का, तीनों ओर जल से घिरा, 1 2 3, तीनों ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। आइए देखते हैं, आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार होता है क्या है वही जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? यह भूभाग के उत्तर में गंगा सतलज मैदान से, यानी गंगा का मैदान यहाँ से, गंगा सतलज के मैदान बता रहे हैं। जैसे ये उत्तर में यहाँ से गंगा है, यहाँ से सतलज है और यहाँ से गंगा का मैदान है ना जी। गंगा का मैदान सतलज के मैदान से शेष तीनों ओर, जैसे गंगा का मैदान यहाँ से भी तक जाता है, इसमें गंगा का चला जाता है, यमुना का इसमें मिल जाता है। ये गंगा का मैदान है और ये यमुना नदी है ना। ये तीनों सतलज का ये है सतलज, ये तीनों दिशाओं में, इससे जो इधर का है तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। आपको पहले ही बता देते हैं कि समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को, तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक वही लिखा हुआ। आइए देखते हैं भ्रंश घाटी। घाटी क्या होता है? जब दो पठार या दो पहाड़ के बीच जो क्षेत्र बचता है उसे हम घाटी कहते हैं। जैसे आप लोग को बता देते हैं, जैसे ये हुआ और ये हुआ ना जी, इस पहाड़ के बीच में जो खाली जगह है उसे हम क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। जैसे ये है और ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच में जो जगह बचा है उसे हम घाटी कहते हैं। जैसे आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि गलवान घाटी में, ये घाटी में, वो घाटी में सेनाओं का ये हो गया वो हो गया। ठीक उसी प्रकार होता है। जैसे दो पहाड़ों के बीच में जो क्षेत्र बचता है, आसपास के जो गांव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाले नर्मदा इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है। जैसे भ्रंश, जैसे उत्तर में जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय यानी कि इससे ऊपर वाले को उत्तरी भारत कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं, दक्षिणी भारत कहते हैं। उत्तर में यहाँ मालवा का पठार है। उत्तर में यहाँ सबसे ऊपर अरावली पर्वत श्रृंखला, बताए थे आप लोगों को, अरावली पर्वत श्रृंखला होता है। अरावली पर्वत सबसे ऊपर वाले अरावली पर्वत होता है। और यहाँ पर मालवा हो गया, उसके बाद मालवा के बाद विंध्य होता है, बताते हैं। मालवा के बाद विंध्य का पहाड़ है, यहाँ पर विंध्य का पठार, विंध्य का मालवा पठार, विंध्य पठार और सतपुरा का पठार होता है। पठार यानी कि विंध्य का पठार यानी कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर देता है। उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में सतपुरा का पठार। वही कह रहा, दक्षिण में यहाँ पे दक्कन का पठार होता है, यहाँ पे दक्कन का पठार है, यहाँ पर दक्कन का पठार, यहाँ पर मालवा का पठार है, बीच वाले विंध्य का पठार है, उससे नीचे सतपुरा का पठार है
और सबसे नीचे दक्कन का पठार है। और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है ना जी। आइए आप लोगों को बताएंगे, धीरे धीरे दिखा रहे हैं। उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में दक्कन का पठार। उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में दक्कन का पठार। बोले हैं दक्कन का पठार। आइए आगे देखते हैं। दक्कन का पठार एग्जाम में पूछा था, दक्कन का पठार कौन क्या चीज से निर्मित हुआ है? तो लावा से निर्मित हुआ। एग्जाम में देता है कि दक्कन का पठार, मालवा का पठार क्या चीज से निर्मित हुआ? तो लावा के कारण निर्मित हुआ। दक्कन का पठार क्रिटेशियन इओसीन युग में, दक्कन का पठार इओसीन युग में लावा निकलने के कारण यानी कि निर्माण हुआ है। एग्जाम में कभी कभी देता है कि सबसे बड़ा पठार भारत का कौन सा है। एग्जाम में कभी कभी देता है कि भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। यहाँ पर दक्कन का पठार पड़ता है। सबसे बड़ा पठार भारत में कौन सा है? दक्कन का पठार है। आइए आगे देखते हैं। मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य का पठार स्थित है। आप लोग को बता दिए थे मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य का पठार स्थित है। मालवा पठार के नीचे में यानी नीचे में बीच में विंध्य का पठार है। आप लोग को बता दिए थे। बुंदेलखंड पठार मालवा पठार के उत्तर पूर्व में है। यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार भी है। यहाँ पर बुंदेलखंड का भी पठार है यहाँ पर। आइए आगे देख लेते हैं। इसके पूर्व में छोटा नागपुर। आप लोग को बता दिए कि विंध्य पठार के पूर्व में है ना, पूर्व में यानी इधर पूर्व होता है। कोई भी पेज का सबसे ऊपरी वाला को उत्तर, सबसे नीचे वाले को दक्षिण, और दाएं भाग पूर्व, बाएं भाग पश्चिम होता है। तो पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। आप लोग बता दिए थे। जिसका सबसे बड़ा भाग रांची झारखंड की राजधानी है, रांची में है। छोटा नागपुर का सबसे बड़ा भाग कहाँ पे है? रांची में है। यहाँ पर खनिजों की बहुत बड़ी जायदाद मात्रा में भंडारण है। खनिजों की बहुत ज्यादा मात्रा में भंडारण है। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार में। इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम में देता है कि कौन सा पठार भारत का रूर क्षेत्र माना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत का कौन सा पठार खनिजों के लिए रूर क्षेत्र माना गया है। तो कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। इसका सबसे ज्यादा भाग कहाँ से पाई जाती है? तो रांची में। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। आइए आगे देखते हैं विशाल मैदान के बारे में। पठार के बारे में इतना ही पढ़िए, काफी है। और हो सकता है जो करंट रिलेटेड आता रहता है एग्जाम में देता है नया नया। अधिकतर पठार लावा के कारण कुछ न कुछ भूकंप यानी कि पृथ्वी की हलचलों के कारण ही निर्माण हो जाता है। आइए आगे देखते हैं विशाल मैदान। मैदान के बारे में जानते हैं। भारत के मैदान की अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी आप लोग को बता दिए थे हिमालय पर्वत किधर है, बताए थे ना पिछले क्लास में। नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जा करके आप लोग देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सब दे दिए हैं लिंक, वैसे देख लीजिएगा। देखिए भारत के मैदान अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में स्थित है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, अभी तो यहाँ से बोले नीचे वाले प्रायद्वीपीय भारत के भाग में स्थित है, बोले दिए थे ना। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम क्या कहेंगे? यानी कि सबसे अच्छा मैदान है भारत का, सबसे अच्छा मैदान। यह नवीनतम भौतिक प्रदेश है, यानी कि नया निर्मित भौतिक प्रदेश है। यानी हिमालय पर्वत से जो नदी जो चबाती है ऊपर से जो नदी आती है उसके द्वारा जो कंकड़ मिट्टी और आता है ना, बहुत सारा लेकर के आती है, उसे ही मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान का निर्माण बहुत सारा निक्षेपों के कारण, जैसे कंकर हो गया, यानी कि बहुत सा चीज होता है, उसके कारण यहाँ पर मैदान का निर्माण होता है। आइए देख लेते हैं। यह जिसका निर्माण हिमालय के बाद में हुआ, यानी कि हिमालय हिमालय पर्वत था, उसके बाद में इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ जब हिमालय के बाद में ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप, यानी नदी में देखते हैं ना, अभी भी नदी चलती रहती है तो उसमें बहुत सारा
गंदा घोल मोल सब रहता है, यानी निक्षेप पदार्थ रहता है। उसी के कारण यानी कि मैदान का निर्माण होता है। भारत का विशाल मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ, यानी भारत का जो मैदान है वो विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग माना जाता है। इसकी मोटाई गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा है। इसकी मोटाई यानी मैदानों की सबसे जलोढ़ मिट्टी की मोटाई कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो गंगा के क्षेत्र में। गंगा का क्षेत्र, इधर वाले भाग को गंगा का क्षेत्र कहा जाता है। और पश्चिम की ओर जाने पर इसकी मोटाई कम हो जाती है, समझे। पश्चिम जैसे इधर पूरा हुआ, इधर पश्चिम की ओर जाने पर इसकी मोटाई कम हो जाती है। आइए आगे देख लेते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा राजस्थान में मरुभूमि विलीन हो जाती है, बता दिए थे। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर भी मिट्टी में कई सारा विशेषता होता है। जैसे मिट्टी की ऐसा विशेषता होता है, जैसे कोई भी, जैसे लाल मिट्टी काला काम हो गया, काला मिट्टी काला काम हो गया, बलुआई मिट्टी काला काम होता है। वही मिट्टी की विशेषता के आधार पर भी मैदान को कई भागों में बांटा गया है। वैसे तो मैदान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। नाम से ही भाबर प्रदेश जैसे हिमालय हुआ हिमालय नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से कुछ पदार्थ टूट करके गए, कंकर पत्थर को लाने से जो पदार्थ यानी जो मैदान का निर्माण होता है, यानी कि हिमालय द्वारा जो पर्वत से जो भी नदियाँ कुछ कंकर पत्थर बहा करके लाते हैं, उससे जो मैदान का निर्माण होता है उसे भाबर मैदान कहते हैं, यानी भाबर प्रदेश कहते हैं। इसमें भाबर प्रदेश में पानी रुकता ही नहीं, यानी पानी धरातल पर नहीं ठहरता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी दे देता है शिवालिक का जलोढ़ पंख किस प्रदेश को माना जाता है, किस मैदान को माना जाता है। शिवालिक का जलोढ़ प्रदेश भाबर प्रदेश को माना जाता है या भाबर को माना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं तराई प्रदेश। तराई भाबर के नीचे में जो, जैसे भाबर के नीचे में जो हिमालय हुआ, हिमालय के नीचे क्या होगा, भाबर प्रदेश हुआ। भाबर के नीचे तराई प्रदेश हुआ। वही कह रहा, जैसे ये हिमालय हुआ, हिमालय के नीचे भाबर प्रदेश होता है, भाबर प्रदेश के नीचे तराई होता है, तराई मैदान या तराई प्रदेश कहेंगे। और उसके नीचे बांगर होता है, उसके नीचे खादर होता है ना। आइए देख लेते हैं। तराई भाबर के नीचे तराई प्रदेश फैला रहता है ना, जैसे बता दिए थे, भाबर के नीचे तराई प्रदेश फैला रहता है। यह निम्न समतल मैदान होता है, यानी उतना समतल नहीं मैदान होता है जहाँ नदियों द्वारा पानी बहाकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। तराई क्षेत्र में दलदली मैदान होता है, वहाँ पर पानी नहीं टिकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ समतल जैसा रहता है, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं उतना ज़्यादा टिकता है। हाँ दलदली रहता है, वहाँ का मैदान दलदली रहता है, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं बांगर प्रदेश। बांगर नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। यह बांगर क्या होता है? बांगर यह नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से पुरानी जलोढ़ मिट्टी से नहीं निर्मित होता है। जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जैसे ये पुराना है, इस पे नदी का पानी आया, इसको भी तोड़ करके ले गया, ये जो नया नदी लेकर गया उसे हम क्या कहेंगे? बांगर प्रदेश कहेंगे। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। खादर मिट्टी यानी खादर प्रदेश क्या होता है? यह प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होता है। खादर यानी कि खदेड़ करके किसी को मिट्टी को लेकर के आता है और आपकी भूमि पर मैदान पर रख देता है जो मिट्टी, उसे हम क्या कहेंगे? खादर मिट्टी कहते हैं, या खादर प्रदेश कहते हैं, या खादर क्षेत्र कहते हैं। यह खादर मिट्टी या खादर प्रदेश सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाले प्रदेश होते हैं। इसी के कारण भारत आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर कहते हैं ना, भारत बनने की ओर कगार पर होते। किसान के कारण, हर एक चीज़ के कारण भारत आत्मनिर्भर बनने जा रही है। देखते हैं, देखिए उर्वरकता शक्ति सबसे ज़्यादा होती है कौन सा मिट्टी में? खादर मिट्टी में। आइए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में द्वीप के बारे में बताऊंगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं लेटेस्ट कोई वीडियो डालूंगा तो लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पा सके। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।